हेलो, वेलकम टू टेट प्रिपरेशन। टीईटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम 5 मार्च 2022 शिफ्ट 2 का इंग्लिश का पेपर एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का जो पेपर हुआ था, एमपीटेट वर्ग 3 2020 पात्रता परीक्षा हुई थी, जो कि 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी। उसकी शिफ्ट 2 का इंग्लिश का हम करने जा रहे हैं। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये एमपीटेट चयन परीक्षा, जो चयन परीक्षा 2025 जो होने वाली है आपकी 9 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में ये रहेंगे। तो इंग्लिश आएगी उसमें। तो इंग्लिश का जो पैटर्न है, जो सिलेबस दिया है, वो इसी के अनुसार है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में इन्हें देखना है। सिलेबस सेम टू सेम है, वही गद्यांश पद्यांश आएगा, उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। और इसमें कुछ पेडागोजी के प्रश्न भी दिए, तो पेडागोजी के प्रश्न उसमें नहीं आएंगे। तो आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, अच्छा है, उससे नॉलेज होगा। तो पहला प्रश्न है इसमें, देखिए लिखा है, रीड द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। ये पोएम पढ़िए और इस पर आधारित जो प्रश्न आएंगे उनके उत्तर इस पोएम पर आधारित दीजिए। तो पढ़ते हैं। देखिए, ये पहली लाइन है। मैं लाइन बाय लाइन अनुवाद करता जाऊंगा, हिंदी अनुवाद आपके लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग अभी तक संस्कृत पढ़ते हुए आए हुए हैं और इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है। तो चूंकि इंग्लिश तो चयन परीक्षा में आनी ही है, सिलेबस में दिया है, तो हमें पढ़ना तो है। तो हम कोशिश करें टूटा फूटा अनुवाद करने की और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हम दें। लिखा है, आई हैव अ डॉग। लिखा है, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। बट आई डोंट हैव अ हॉग, लेकिन मेरे पास एक सूअर नहीं है। हॉग मतलब क्या है? सूअर नहीं है। फिर माई डॉग, माई डॉग्स नेम इज मिसी। मेरे कुत्ते का नाम मिस्सी है, या कुतिया भी हो सकता है, तो मिस्सी नाम है। क्या नाम है? मिस्सी। मिस्सी किसका नाम होता है? कुत्ते का। कुतिया का तो कुतिया का होगा, तो डॉग्स लिखा है, कुत्ते का नाम मिस्सी है, या कुतिया का नाम मिस्सी। फिर व्हेन शी इज मेड, अब शीज लिखा है मतलब ये कुतिया है। क्या है ये? कुतिया। व्हेन शी इज मेड, जब वह गुस्सा होती है। मेड मतलब पागल होती है, गुस्सा होती है, गुस्सा या पागल हो जाती है, गुस्से में पागल हो जाती है। जब वह गुस्सा होती है, शी डजंट गो हिसी। शी डजंट गो हिसी, वह फुफकारती नहीं है। हिस मतलब फुफकारती नहीं है, ये हिस्सी मतलब फुफकारना। आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। बट नॉट अ बैट, लेकिन एक बैट मतलब क्या होता है? चमगादड़। क्या होता है? चमगादड़। लेकिन मेरे पास एक बिल्ली है, मेरे पास एक बिल्ली है, लेकिन बट नॉट अ बैट, मेरे एक चमगादड़ नहीं। फिर आगे देखेंगे, माई कैट्स नेम इज जिंक्स। जिंक्स लिखा है, हाँ। मेरी बिल्ली का नाम जो है वो क्या है? जिंक्स है। क्या है? जिंक्स है। क्या नाम है ये बिल्ली का? किसका नाम है? बिल्ली का नाम। बट शी इज नॉट लिंक्स, शी इज नॉट लिंक्स, पर वह एक लिंक्स नहीं है। क्या नहीं है? लिंक्स नहीं है। ये पोयम है, तो पोयम ऐसी होती है, उसमें कोई ज्यादा लॉजिक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जो है शब्द से अनुवाद कर लेंगे। और इस पर आधारित जो भी प्रश्न आएंगे, प्रश्न सरल ही आते हैं इस पर आधारित, तो वो हम करते जाएंगे। फिर आई हैड अ फिश, आई हैड अ फिश, मेरे पास एक मछली थी। हेड लिखा है ना, तो भूतकाल का है, मछली थी। व्हेन ही डाइड, व्हेन ही डाइड, जब वह मर गई। डाइड मतलब मर जाना, मर जाना या मर गई या मृत्यु। तो जब वह मर गई, आई डिडंट ईट हिम ऑन अ डिश, मैंने उसे
थाली में नहीं खाया, मैंने उसे नहीं खाया, डिश के रूप में उसे नहीं खाया। माई फिश नेम वॉज फ्रेडी, मेरी फिश का नाम क्या था? तो फ्रेडी था। क्या था? फ्रेडी। फिर ही हैड टू फ्रेंड्स नेम, उसके दो मित्र थे, नाम क्या क्या है? फिश के दो मित्र थे, नाम क्या क्या है उनके? एडी एंड टेडी। एडी और टेडी, ये दो मित्र थे। टेडी, ये दो मित्र किसके थे? फिश के। किसके थे? फिश के। फिश का नाम क्या है? फ्रेडी। ठीक। आई ट्राइड टू मेक दिस राइम, मैंने इसे तुकबंदी करने की कोशिश की। ये कवि कह रहा है। वेल आई डिड दिस टाइम, ठीक है मैंने इस बार किया। वेल आई डिड दिस टाइम, ठीक है मैंने इस बार किया। ठीक, ये हो गई हमारी पोयम। क्या है वो? डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, या पर मेरे पास एक सुअर नहीं है, मेरे कुत्ते का नाम मिस्सी है, और जब वो गुस्सा होती है तो वो फुफकारना बंद कर देती है। मेरे पास एक कैट है, पर लेकिन मेरे पास चमगादड़ नहीं है। मेरी कैट का नाम जिंक्स है, पर उसके पास लिंक्स नहीं है। आई हैड अ फिश, मेरे पास एक मछली थी। व्हेन शी डाइड, जब वो मर गई तो मैंने उसे नहीं खाया। मेरी फिश का नाम फ्रेडी था, उसके दो फ्रेंड थे, दो फ्रेंड का नाम एडी और टेडी था। आई ट्राइड टू मेक दिस राइम, मैंने ये राइम तुकबंदी करने की कोशिश की, मैंने राइम में पोयम लिखने की कोशिश की। वेल आई डिड दिस टाइम, मैंने इस बार कर लिया। ठीक, अब 91 नंबर का प्रश्न है, इसी पर आधारित प्रश्न है। ये ऑप्शन ए, बी, ये सी और ये डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स राइमिंग, कौन सा पेयर राइमिंग में है, मतलब तुकांत में है, जोड़ी में है, जैसे कि कैट बैट, या हॉग मेड, या डॉग कैट, या फिशलिंग्स। तो समान ध्वनि, समान तुकांत वाला आखिरी में जो अंत है, जैसे सुंदर, बंदर, चकुंदर, तो आखिरी में अंदर 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 आ रहा है नहीं, ऐसा तुकांत वाला कैट तो बैट, ये सही लग रहा है। हॉग तो फॉग होना था, डॉग तो स्मॉग होना था, फिश तो लिश, किश, ऐसा कुछ होना था। तो कैट बैट ये क्या है? सही राइमिंग में है। तो राइमिंग वाला कौन सा है? पेयर्स कंटेन राइमिंग, राइमिंग वाला कौन सा है? कैट और बैट। ठीक, राइमिंग मतलब तुकांत, तुकांत वाले शब्द, तुकांत शब्द। राइमिंग मतलब क्या होता है? जो इसके अंत में मतलब सेम सेम लगे, कमल, चमल, फमल, कमल, ऐसे इस प्रकार के। फिर 92 नंबर का प्रश्न है, देखते छोटा कर लेते हैं। ठीक दिख रहा है आपको? ये ऊपर ऊपर 92 नंबर का प्रश्न। हाँ, प्रश्न पढ़ेंगे। शी डजंट गो हिसी, शी डजंट गो हिसी, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हिसी इन द गिवन लाइन ऑफ द पोएम। दिए गए वाक्य में शी डजंट गो हिसी में हिसी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यह किस पार्ट ऑफ स्पीच का है? ना, ऑप्शन ए है नाउन, मतलब संज्ञा का है। संज्ञा है क्या ये हिसी? हिसी फुफकारना, फुफकारना। ऑप्शन बी है एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप हिंदी अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सब आपको आते होंगे। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, विशेषता बता रहा है। या ऑप्शन डी वर्ब, यानी क्रिया कर रहा है। तो क्या है ये हिस्सी शब्द जो है वो क्या है? तो शी डजंट गो हिस्सी, तो बताइए, शी डजंट गो हिस्सी, इसका हिंदी अनुवाद किया था ना, देखो हमने लिखा है ना, शी डजंट गो हिस्सी, वह नहीं फुफकारती है, जब वो गुस्सा हो जाती है तो नहीं फुफकारती है, नहीं बोलती, मुंह चढ़ा लेती। तो हिस्सी जो शब्द है वो
नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है इस पोयम में, इस पोयम के अनुसार? तो इसमें जो है, इसमें जो बोर्ड ने उत्तर माना है वो है संज्ञा, नाउन माना है। लेकिन जैसे हिस्सी है, तो हिस्सी क्या बता रहा है कि शी डजंट, जब वो गुस्सा हो जाती है तो वो फुफकारना बंद कर देती। तो फुफकारना क्या है, उसकी विशेषता है कि जब वो गुस्सा होती है तो तब फुफकारना बंद कर देती है। फुफकारना क्या है, विशेषण है, लेकिन बोर्ड ने माना है नाउन। नाउन उत्तर माना है, हालांकि हम नाउन ही लगाएंगे, पर मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे गो क्रेजी, गो क्रेजी, गो हिस्सी, गो हिस्सी, गो मैड, गो मैड, ये सब क्या है, हिस्सी, क्रेजी, मैड, ये सब क्या है, विशेषता बता रहे। तो ये जो उदाहरण है ये विशेषण का है, लेकिन वो स्थिति का वर्णन कर रहा है उसकी, कि जब वो गुस्सा होती है तो वो फुफकारना बंद कर देती। गुस्से की स्थिति है उसकी और फुफकारना बंद कर देती, स्थिति की विशेषता बता रहा है पोयम में कि वह फुफकारना बंद कर देती। तो विशेषण आना था, आना क्या था, विशेषण, लेकिन बोर्ड ने माना है, आंसर की है हमारे पास, तो उसने माना है नाउन। तो अभी फिलहाल तो नाउन लेके चलेंगे, लेकिन जब ऐसा अभी अगले एग्जाम में या अभी चयन परीक्षा में आपका आए, तो जब वो विशेषता बता रहा है कि वो जब मुंह फुला लेती है उसके बाद वो फुफकारना बंद कर देती, बातचीत करना बंद कर देती, तो ये विशेषता बता रहा है कि वो जब गुस्सा होती है तो उसकी विशेषता है कि वो बात करना बंद कर देती। तो ये हिस्सी जो शब्द अगर आता है तो आप एडजेक्टिव करके आएंगे, ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन आंसर की के अनुसार नाउन है, तो अभी नाउन कर लिया हमने, लेकिन परीक्षा में अगर आए तो आप एडजेक्टिव करके आना, ठीक। फिर 92 के बाद 93। अब मेरी बाउंडेशन है कि मुझे आपको बताना पड़ेगा कि परीक्षा में सही जवाब क्या माना गया है। तो सही जवाब माना गया है ऑप्शन नंबर ए 92 का, कि नाउन माना गया है। लेकिन हमें क्या करके आना है, तो हम इंग्लिश पढ़ के गए हैं या हिंदी पढ़ के गए हैं, तो विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है, ठीक। आगे बढ़े। 93 नंबर का प्रश्न है, व्हाट डिड हैपन टू द स्पीकर्स फिश। जो वक्ता है, जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसकी फिश को क्या हो गया, मछली को क्या हो गया। द स्पीकर डॉग एट इट। वक्ता के जो पोएट है, जो कवि है, उसने उसके उसके कुत्ते ने उसको खा लिया है। ऑप्शन बी, द स्पीकर हरसेल्फ एट इट। वक्ता ने खुद उसे खा लिया है, स्पीकर ने खुद उसे खा लिया है। तो पोएट ने खुद उसे खा लिया है क्या, कि द स्पीकर्स कैट एट इट, वक्ता की बिल्ली ने उसे खा लिया। ऑप्शन डी, द फिश डाइड बट द स्पीकर डिडंट ईट इट। फिश मर गई है लेकिन फिर भी उसने नहीं खाया है। तो लिखा है ना, आई डिडंट ईट हिम ऑन अ डिश, वो मर गई है। क्या लिखा है देखो, माई कैट नेम इज, सॉरी, कहा है, आई हैड अ फिश, मेरे पास एक फिश थी, व्हेन शी डाइड, जब वो मर गई, आई डिडंट ईट हिम ऑन डिश, मैंने उसे डिश में नहीं खाया। माई फिश नेम वाज फ्रेडी, मेरी फिश का नाम फ्रेडी था, उसके दो फ्रेंड थे, उसका नाम एडी और टेडी था। तो देखो क्या उत्तर आएगा इसका। उत्तर आएगा कि द फिश डाइड बट द स्पीकर डिडंट ईट इट। फिश मर गई थी लेकिन स्पीकर ने, पोएट ने फिर भी उसे नहीं खाया डिश में। तो ये उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 93 का उत्तर क्या आएगा, डी आएगा। आगे बढ़े। आगे है 94 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is the most suitable title for the given poem। हाँ, तो लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पोएम। दी गई कविता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त टाइटल यानी कि शीर्षक है। शीर्षक क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है माय पेट, मेरे पालतू जानवर, मेरे पालतू जानवर।
ऑप्शन बी है लाइफ इन ट्रीज, पेड़ों में जीवन, पेड़ों में जीवन। ऑप्शन सी है डेथ ऑफ अ वुमन, एक महिला की मृत्यु, एक महिला की मृत्यु। ऑप्शन डी लिंकिंग डिजायर्स, इच्छाओं को जोड़ना, इच्छाओं को जोड़ना। अब देखो पोयम देखो आप गौर से, पहले किसकी बात हो रही है, तो पहले उसने डॉग की बात की उसके, फिर उसकी बिल्ली की बात की, फिर उसकी फिश की बात की, फिश के भी फ्रेंड की बात की। तो वो किसके बारे में बता रहा था, उसके पालतू जानवरों के बारे में बता रहा है कि ट्री के बारे में बता रहा है कि कोई महिला मर गई उसके बारे में, कि इच्छाओं को जोड़ना है इसके बारे में, इच्छाओं के बारे में बता रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही, सही जवाब हो जाएगा माय पेट्स, मेरे पालतू जानवर, यही सूटेबल टाइटल होगा। आगे बढ़े 95 नंबर का प्रश्न, ये रहा, देखिए। Who are Eddie and Teddy in the given poem? एडी और टेडी इस पोयम में कौन थे? इस पोयम के अनुसार एडी और टेडी कौन थे? दी गई कविता में एडी और टेडी कौन है? तो ऑप्शन ए है द स्पीकर्स फ्रेंड, वक्ता के मित्र थे। फ्रेडीज फ्रेंड, फ्रेडी के मित्र थे। द स्पीकर्स नेबर्स, वक्ता के पड़ोसी थे। या मिसिस फ्रेंड, मिसी के मित्र थे। तो देखो ये रहा, यहाँ लिखा है कि when I had a fish, when he died, I didn't eat him on a dish. मेरे पास एक फिश थी, जब वो मर गई तो मैंने उसे नहीं खाया। My fish name was Freddy, मेरी फिश का नाम फ्रेडी था। और he had two friends named Eddie and Teddy, उसके दो मित्र थे। किसके? फ्रेडी के। फ्रेडी कौन? उसकी फिश। फिश के दो मित्र थे एडी और टेडी। तो एडी और टेडी किसके मित्र थे? उसकी फिश के। उसकी फिश का नाम क्या था? उसकी फिश का नाम क्या था? फ्रेडी था। तो फ्रेडी के फ्रेंड है ये। कौन कौन? एडी एंड टेडी। एडी और टेडी किसके फ्रेंड है? फ्रेडी के। फ्रेडी कौन है? फ्रेडी फिश है। क्या है? फिश। चलो आगे बढ़े। है ना सरल? सरल सरल ही है, लेकिन आपको अनुवाद करना आना चाहिए। अनुवाद करना आना चाहिए तो कब आएगा ये? तो धीरे धीरे सीखते सीखते आएगा। ठीक, अब दिख रहा है 96 नंबर का प्रश्न आपको। 96 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे कि व्हेन शी इज मेड, एक मिनट, व्हेन शी इज मेड, जब वह पागल हो गई या जब वह गुस्से में आ गई, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड मेड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो मेड यानी पागल है या गुस्से में है, उसका विपरीत अर्थ वाला है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पागल या गुस्सा, गुस्से में। तो ऑप्शन ए है परफेक्ट, यानी कि सही है, परफेक्ट है। ऑप्शन बी क्रेजी, यानी पागल है। ऑप्शन सी काम, यानी शांत है। ऑप्शन डी सिक्योर, यानी सुरक्षित है। तो क्या है? मैड, शी इज मैड, वह पागल हो गई है, गुस्से में पागल हो गई है। तो क्रेजी भी कम, गो क्रेजी का मतलब भी क्या है? पागल है। क्रेजी मतलब पागल हो गई है, बिल्कुल क्रेजी हो गई, उलट सुलट काम कर रही। तो इसका अपोजिट मीनिंग वाला ढूंढना है ना हमें। सॉरी, ये तो वो हो गया, गो क्रेजी, क्रेजी तो पागल समानार्थी हो गया, हमें अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट मतलब विलोम शब्द, विलोम शब्द ढूंढना है। तो जो पागल है, गुस्से में है, तो उल्टा क्या हो जाएगा उसका? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत, काम है, गुस्सा नहीं आ रहा है। एक तो पागल है, गुस्सा है आ रहा है, और शांत मतलब गुस्सा नहीं आ रहा है। ठीक, 97 नंबर का प्रश्न देखेंगे। देखिए 97 नंबर का प्रश्न थोड़ा बड़ा है। अब देखिए, दिख रहा है? देखते हैं। I tried to make this rhyme. I tried to make this rhyme. मैंने
इसे तुकबंदी बनाने की कोशिश की। लिखा है ना आखिरी में, आई ट्राइड टू मेक दिस राइम, ये लिखा है आई ट्राइड टू मेक दिस राइम, मैंने तुकबंदी बनाने की कोशिश की। विच ऑफ द फॉलोइंग is the nearest meaning of the word try in the given line of the poem? कविता में दी गई पंक्ति में जो ट्राई शब्द है उसके निकटतम अर्थ वाला शब्द हमें ढूंढना है। नियरेस्ट मीनिंग मतलब निकटतम अर्थ जिसका ट्राई का हो। तो ट्राई मतलब क्या होता है? कोशिश करना। क्या होता है? कोशिश करना। निकटतम अर्थ ढूंढना है तो ऑप्शन है पीस। पीस का मतलब है शांति। ऑप्शन बी एफर्ट। एफर्ट का मतलब है प्रयास। ऑप्शन सी डिमांड। डिमांड का अर्थ है मांग, मांग हो जाना, मांग बढ़ना। ऑप्शन डी हीरोइक। हीरोइक का मतलब है वीरता पूर्ण, वीरता से पूर्ण है, वीरता पूर्ण। तो आई ट्राइड टू मेक दिस राइम, मैंने तुकबंदी बनाने की कोशिश की। तो ट्राई का मतलब क्या है? कोशिश करना। और कोशिश का मतलब अन्य अर्थ क्या हो जाएगा? अन्य अर्थ क्या होता है? तो प्रयास करना, एफर्ट करना, प्रयास करना, ये हो जाएगा। प्रयास मतलब वही कोशिश करना, प्रयास करना, ट्राई करना, कोशिश करना, प्रयास करना। ठीक, अब आगे बढ़े। अब हमारे पास पैसेज आ गया है। लिखा है पैसेज, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द पैसेज। कि ये पैसेज पढ़ो, गद्यांश पढ़ो और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहले पैसेज हम पढ़ेंगे। तो एक एक लाइन का हम करेंगे, कोशिश करेंगे एक एक लाइन का हम अनुवाद कर सके। ठीक, लिखा है स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क वही व्यक्ति है जिन्होंने टेस्ला बनाई है। टेस्ला कंपनी क्या करती है? तो इनकी कार आती है, इलेक्ट्रिक कार आती है, और इन्हीं की कंपनी स्पेस एक्स, ये स्पेस से रिलेटेड कार्य करती है, जैसे रॉकेट छोड़ना या सैटेलाइट वगैरह छोड़ना। तो लिखा है स्पेस एक्स न्यूएस्ट फ्लीट of satellite is tumbling out of orbit after being struck by a solar storm। ठीक, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए पूरी लाइन, आपको पूरी लाइन दिख रही होगी। लिखा है स्पेस एक्स न्यूएस्ट फ्लीट ऑफ सैटेलाइट इज टम्बलिंग आउट ऑफ ऑर्बिट आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय अ सोलर स्टॉर्म। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाली जो स्पेस एक्स है के नए बड़े उपग्रह सौर तूफान की चपेट में, ये सोलर स्टॉर्म लिखा है ना, मतलब सौर तूफान की चपेट में आने के बाद अपनी ऑर्बिट यानी कि कक्षा से बाहर हो गए। कक्षा से क्या हो गए? बाहर गिर रहे हैं, बाहर गिर रहे हैं। फिर आगे लिखा है up to 40 of the 49 small satellites launched last week have either re-entered the atmosphere and burned up or are on the verge of doing so, the company said in an online update Tuesday night। दिख रहा है आपको? पूरा दिख रहा होगा। एक मिनट, ये ज्यादा छोटा हो जाएगा, फिर भी देखिए थोड़ी क्वालिटी बढ़ा के। कहाँ से पढ़ा था हमने? अप टू 40 of the 49 small satellite launched last week have either re-entered the atmosphere and burned up or are on the verge of doing so, the company said in an online update Tuesday night। लिखा है कि कंपनी ने ट्यूसडे नाइट, मंगलवार को एक ऑनलाइन अपडेट में कहा कि पिछले सप्ताह लॉन्च किए गए 49 मतलब 49
छोटे उपग्रहों में से, स्मॉल सैटेलाइट मतलब छोटे उपग्रहों में से 40 तक या तो वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर चुके हैं और एटमॉस्फेयर में फिर से आ गए हैं और जल चुके हैं। और एटमॉस्फेयर में आएंगे तो क्या होगा, ऑर्बिट छोड़ के इधर आएंगे पृथ्वी की तरफ, तो घर्षण के कारण, हवा से घर्षण के कारण जलेंगे, तो जल चुके हैं या जलने की कगार पर है। ठीक, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। फिर यहाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये पढ़े जब तक अपन। पूरी लाइन का मैं अनुवाद कर रहा हूँ। जब जैसे डॉट लिख लगा है ना, तो ये एक लाइन हो गई, तो एक लाइन तक मैंने अनुवाद किया है। स्पेस एक्स सेड अ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, लास्ट फ्राइडे made the atmosphere denser, which increased the drag on the Starlink satellites, effectively dooming them. ठीक, अभी मैंने पढ़ दिया, आप छोटा कर लो मेरे लिए, फिर मैं पूरी लाइन ताकि मैं पढ़ सकूं। ठीक, कहाँ से पढ़ना था देखो। SpaceX said a geomagnetic storm last Friday made the atmosphere denser, which increased the drag on the Starlink satellites, effectively dooming them. ठीक, इसका अनुवाद मैं कर रहा हूँ। ठीक, स्पेस एक्स ने कहा कि पिछले शुक्रवार को एक क्या लिखा है, जियोमैग्नेटिक मतलब भू चुंबकीय, स्टॉर्म मतलब तूफान ने वायुमंडल को डेंस मतलब सघन बना दिया, जिससे स्टारलिंक के जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, पर खिंचाव बढ़ गया और वे पृथ्वी की ओर गिर गए। ठीक, पृथ्वी की ओर गिर गए। फिर यहाँ से ग्राउंड कंट्रोल से पढ़ेंगे। ठीक, पढ़े, ये रहा। ground controllers tried to save the compact flat panel satellites by putting them into a type of hibernation and flying them in a way to minimize drag. ठीक, अब ये मैं पूरी लाइन पढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये ground controllers tried to save the compact flat panel satellite by putting them into a type of hibernation and flying them in a way to minimize drag. अब इसका हिंदी अनुवाद मैं कर रहा हूं कि ग्राउंड कंट्रोलर्स ने कॉम्पैक्ट और जो फ्लैट पैनल उपग्रह थे को एक प्रकार की निष्क्रिय अवस्था, हाइबरनेशन मतलब निष्क्रिय अवस्था कहाँ गया, एक मिनट, निष्क्रिय अवस्था में डालकर और उन्हें इस तरह से उड़ाकर बचाने की कोशिश की ताकि उन पर कम से कम खिंचाव पड़े। अब ये अटक गया है, एक मिनट। हाँ, यहाँ से पढ़ेंगे ग्राउंड कंट्रोलर से। तो ग्राउंड कंट्रोलर्स tried to save the compact flat panel satellites by putting them into a type of hibernation and flying them in a way to minimize drag. जो ग्राउंड कंट्रोलर है उन्होंने कॉम्पैक्ट और फ्लैट पैनल सैटेलाइट को एक प्रकार की हाइबरनेशन मतलब निष्क्रिय अवस्था में डालकर और उन्हें इस तरह से उड़ाकर बचाने की कोशिश की ताकि उन पर कम
कम से कम खिंचाव पड़े, कम से कम ड्रैग पड़े, ठीक। फिर बट द एटमॉस्फेरिक पुल was too great and the satellites failed to awaken and climb to a higher, more stable orbit according to the company. कंपनी के अनुसार हालांकि वायुमंडल खिंचाव बहुत अधिक था और उपग्रह जागने और एक उच्च अधिक स्थिर कक्षा में चढ़ने में विफल रहे। उपग्रह जो है वो जो ऑर्बिट है हायर ऑर्बिट में जाने को विफल रहे, ऐसा कंपनी ने बताया। फिर स्पेस एक्स still has close to 2000 Starlink satellite orbiting Earth and providing internet service to remote corners of the world. SpaceX के पास अभी भी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले और दुनिया के दूर दराज के कोनों में इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए लगभग 2000 स्टारलिंक उपग्रह अभी भी है उनके पास। फिर दे circle the globe more than 340 miles up 550 kilometers. उपग्रह और तूफान से 340 मील मतलब 550 किलोमीटर से अधिक ऊपर थे। उपग्रह और तूफान से कौन से? ये जो 2000 स्टारलिंक है ना, ये कितने ऊपर थे? तो 340 माइल्स ऊपर थे, 550 किलोमीटर ऊपर थे। The satellite hit by the solar storm were in a temporary position. SpaceX जानबूझकर उन्हें इस असामान्य रूप से निचली कक्षा में लॉन्च करता है। ऊपर थे, फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है द सैटेलाइट हिट बाय द सोलर स्टॉर्म वेयर इन अ टेम्पररी पोजीशन। उन्हें सोलर स्टॉर्म ने उन्हें हिट किया जब टेम्पररी पोजीशन में थे वो। कौन? सैटेलाइट हिट बाय द सोलर स्टॉर्म, सैटेलाइट को सोलर स्टॉर्म द्वारा हिट किया गया वेयर इन अ टेम्पररी पोजीशन, जब वो टेम्पररी पोजीशन मतलब निचली कक्षा में थे। SpaceX deliberately launched them into the usually low orbit so that any dudes can quickly re-enter the atmosphere and pose on threat to other spacecraft. जो SpaceX कंपनी है वो जानबूझकर उन्हें इस असामान्य रूप से निचली कक्षा में लॉन्च करता है ताकि कोई भी खराब उपग्रह जल्दी से वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर सके और अन्य अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेसक्राफ्ट के लिए खतरा न बने। वो निचले SpaceX जो है वो निचले एटमॉस्फेयर में इसलिए सैटेलाइट लॉन्च करता है ताकि जो खराब है उनको फटाफट गिराया जा सके और उससे स्पेसक्राफ्ट को कोई नुकसान न हो। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि SpaceX के पास ऐसे रॉकेट है जो सैटेलाइट छोड़ के आ जाते हैं अंतरिक्ष में और वापस छोड़ने के बाद वापस पृथ्वी पर वापस लैंड कर जाते। तो एक ही जो रॉकेट है उनका वो कई बार आ जा सकता है, तो कई बार रीयूजेबल है उनका। अभी तक जो थे अपने इसरो है, अपने भारत का जो इसरो है, उनके पास ऐसे रॉकेट थे जो छोड़ तो दिए लेकिन वो अंतरिक्ष में ही खत्म हो जाते थे, मतलब वापस आने का कोई काम नहीं, या वापस आते भी थे तो टुकड़े मलबे आते थे उनके। मतलब रॉकेट क्या है, रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद वो सैटेलाइट उपग्रह जो है, सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद पृथ्वी पर आते आते नष्ट हो जाता था। पर SpaceX का जो वो रॉकेट है जो सैटेलाइट ले जाता है, वो क्या है कि छोड़ देता है उपग्रह, वहां सैटेलाइट छोड़ देता है अंतरिक्ष में और फिर वापस पृथ्वी पर वापस लैंड कर जाता है। लैंडिंग अच्छे से हो जाती है उसकी और पुनः वो उपयोग के लिए, अगली बार उपयोग के लिए फिर से उनका उपयोग के लिए वो उपलब्ध रहता है। तो SpaceX जो कंपनी है एलन मस्क की, उन्होंने ऐसा रॉकेट बनाया है जो छोड़ देता है उपग्रह और वापस लैंडिंग हो जाती है पृथ्वी पर। फिर there is no danger from these newly falling satellites either in orbit or on the ground according to the company.
ये कंपनी मतलब स्पेस एक्स कंपनी के अनुसार इन नए गिरने वाले उपग्रहों में कक्षा में या जमीन पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये निचले ऑर्बिट में है, तो आप नहीं काम करे ना गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कंपनी कहना है। ईच सैटेलाइट वेट्स लिखा होगा या वेट्स लेस देन, या वेट है तो वेट लेस देन 575 पाउंड यानी कि 260 किलोग्राम, 260 किलोग्राम के वेट के हैं। प्रत्येक जो सैटेलाइट है उसका वजन 575 पाउंड यानी कि 260 किलोग्राम है। स्पेस एक्स डिस्क्राइब द लॉस्ट सैटेलाइट एज अ यूनिक सिचुएशन। स्पेस एक्स ने खोए हुए जो सैटेलाइट है उनको यूनिक सिचुएशन यानी कि अद्वितीय स्थिति बताए। यूनिक सिचुएशन है ये उनके अनुसार, स्पेस एक्स के अनुसार जो सैटेलाइट खो गए हैं वो यूनिक सिचुएशन है उनके अनुसार। सच जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म are caused by intense solar activity like flares which can send stream of plasma from the sun's corona hurtling out into space and toward earth। कहाँ है ये? यहाँ है। सच जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म मतलब ऐसे भूचुंबकीय तूफान, जियोमैग्नेटिक मतलब भूचुंबकीय, स्टॉर्म मतलब तूफान, तीव्र सौर गतिविधि, जैसे ये इंटेंस सोलर एक्टिविटी मतलब तीव्र सौर गतिविधि से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सौर ज्वालाएं, फ्लेयर्स मतलब सौर ज्वालाएं जो सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा की धाराओं को स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में और पृथ्वी की ओर भेजते हैं। स्पेस एंड टुवर्ड अर्थ, पृथ्वी की ओर भेजते हैं। Since launching the first Starlink satellite in 2019, Elon Musk envisions a constellation of thousands more satellites to increase internet service। 2019 में जो पहले सैटेलाइट स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, जो मानव निर्मित उपग्रह है वो को लॉन्च करने के बाद से एलन मस्क इंटरनेट की सेवा को बढ़ाने के लिए हजारों और उपग्रह को एक समूह बनाने की कल्पना करते हैं। 2019 में उनका प्लान क्या था कि बहुत सारे सैटेलाइट पहुंचे और सब दूर जहाँ जहाँ इंटरनेट सर्विस या जहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है वहाँ भी, दूर दराज के जैसे समुद्र में, प्रशांत महासागर में कोई खो जाता है तो सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट फोन के माध्यम से, या ऐसे फोन आ गए आजकल सैटेलाइट सिग्नल मिलते हैं जिनमें, तो उन सिग्नल के माध्यम से ट्रैक हो जाए और अच्छे से इंटरनेट चले। SpaceX is trying to help restore internet service to Tonga through his network following the devastating volcanic eruption and tsunami। tsunami लिखा है मतलब सुनामी, टी साइलेंट है। देखो उनका मानना क्या है, स्पेस एक्स का क्या मानना है, स्पेस एक्स क्या ट्राई कर रही है। तो जो स्पेस एक्स है वो भयानक जैसे ज्वालामुखी है, लिखा है ना वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी, और सुनामी जो सब दूर पानी पानी हो जाता है वो। तो वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोटक, भयानक ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी के माध्यम से तबाह हुए टोंगा को इस नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सेवा बहाल करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, फिर लंदन बेस्ड वन वेब हैज इट्स ओन इंटरनेट सैटेलाइट अप देयर। जो लंदन स्थित वन वेब के अपने इंटरनेट उपग्रह भी वहां है। एंड Amazon plans to start launching its satellites later this year। और Amazon जो है, जेफ ब्रेजोस की कंपनी है Amazon की भी, Amazon आपने खरीदे होगा सामान, उससे एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम सामान खरीद बेच सकते हैं, जैसे मैंने लैपटॉप Amazon से खरीदा है। तो ये जेफ ब्रेजोस की कंपनी है Amazon, और वो भी कोशिश कर रही है, उनकी भी एक कंपनी है ऐसी
जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है। तो अमेज़न बाद में अपने उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ठीक, कौन कौन बना रहा है? तो लंदन स्थित वनवेब के अपने इंटरनेट उपग्रह भी हैं वहाँ पे, और अमेज़न बाद में अपने उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ठीक, एस्ट्रोनॉमर्स आर distressed that these mega constellations will run night time observation from Earth। जो एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल विज्ञान वाले हैं, खगोलविद हैं, इस बात से व्यथित है कि ये विशाल तारामंडल पृथ्वी से रात के समय के अवलोकन को बर्बाद कर देगा। जितनी इतनी सैटेलाइट हो जाएंगी तो ये रात के समय जो तारे हमको दिखते हैं उनमें व्यवधान पैदा करेगा। जो 2000 सैटेलाइट की बात हो रही है, देखो अभी स्टारलिंक की 2000 सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट ही सैटेलाइट हो जाएगी तो हमें तारे नहीं दिख पाएंगे, और पृथ्वी से बाहर जो हम खगोल विज्ञानी जो है वो बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाकर जो चेक करते हैं कि अंतरिक्ष में क्या गतिविधियां हो रही है, तो वो बाधित होगी और हम खुले आसमान में तारे नहीं देख पाएंगे, ऐसा इनका कंसर्न है। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इज फॉर्मिंग अ न्यू सेंटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डार्क स्काइसेस। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है गहरे आसमान की सुरक्षा के लिए एक नया केंद्र बना रहा है। ठीक, अब ये ब्रीफ कर दूं मैं आपको ये पूरा पैसेज। ठीक, पूरा पैसेज इस प्रकार है कि जो अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले स्पेस एक्स के नए बड़े के उपग्रह है जो तूफान की चपेट में आने से अपनी कक्षा से बार बार बाहर गिर रहे हैं। कंपनी ने जो है, पूरा मैं हिंदी कर रहा हूँ एक एक लाइन का। कंपनी ने मंगलवार को एक ऑनलाइन अपडेट में कहा कि पिछले सप्ताह लॉन्च किए गए उन 50 छोटे उपग्रहों में से 40 तक या तो वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर चुके हैं, जल चुके हैं, जलने की कगार पर या जलने की कगार पर है। स्पेस एक्स ने कहा कि पिछले शुक्रवार को एक भूचुंबकीय तूफान ने वायुमंडल को सघन बना दिया, जिससे स्टारलिंक उपग्रह पर खिंचाव बढ़ गया और वे पृथ्वी की ओर गिर गए, ऐसा कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया। ग्राउंड कंट्रोलरों ने कॉम्पैक्ट और फ्लैट पैनल उपग्रहों को एक प्रकार की निष्क्रिय अवस्था हाइबरनेशन में डालकर उन्हें इस तरह से उड़ाकर बचाने की कोशिश की ताकि उन पर कम से कम खिंचाव पड़े। कंपनी के अनुसार हालांकि वायुमंडलीय खिंचाव बहुत अधिक था और उपग्रह जागने और एक उच्च अधिक स्थिर कक्षा में चढ़ने में विफल रहे, उनकी कक्षा से ऊपर जाने में विफल रहे। स्पेस एक्स के पास अभी भी पृथ्वी की परिक्रमा में करने वाले दुनिया के दूर दराज के कोनों में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाले लगभग 2000 स्टारलिंक उपग्रह हैं जो इंटरनेट प्रदान करते हैं। उपग्रह और तूफान से 340 मील यानी कि 550 किलोमीटर से अधिक ऊपर थे। उपग्रह जो है सौर तूफान से 340 मील 550 किलोमीटर से अधिक ऊपर थे। स्पेस एक्स जानबूझकर उन्हें इस असामान्य रूप से निचली कक्षा में लॉन्च करता है ताकि कोई भी खराब उपग्रह जल्दी से वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर सके और अन्य अंतरिक्ष यान के लिए खतरा न बने। कंपनी के अनुसार इन नए गिरने वाले उपग्रहों से कक्षा में या जमीन पर कोई भी खतरा नहीं है। प्रत्येक उपग्रह का वजन 575 पाउंड यानी 260 किलोग्राम से कम है, फिर भी खतरा नहीं, ऐसा बता रहे हैं स्पेसएक्स कंपनी वाले। स्पेसएक्स ने खोए हुए उपग्रहों को एक यूनिक सिचुएशन बताया, अद्वितीय स्थिति बताया। ऐसे भूचुंबकीय तूफान जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है तीव्र सौर गतिविधि से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सौर ज्वालाएं और जो सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा की धाराओं को अंतरिक्ष और पृथ्वी की ओर भेज सकते हैं। 2019 में पहले स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च करने के बाद से एलन मस्क इंटरनेट सेवा को बढ़ाने के लिए हजारों और उपग्रहों का एक समूह बनाने की कल्पना करते हैं। अभी अब हमारे देश में भी स्टारलिंक की सेवाएं चालू हुई है। स्पेस एक्स भयानक ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी के माध्यम से तबाह हुए टोंगा एक जगह होगी, टोंगा में को इस नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सेवा बहाल करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। लंदन स्थित वन वेब के अपने इंटरनेट उपग्रह भी वहां है, टोंगा में है। और अमेज़न जो है बाद में अपने उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जेफ बेजोस की कंपनी। खगोलविद इस बात से व्यथित है कि ये विशाल तारामंडल
पृथ्वी से रात के समय के अवलोकन को बर्बाद कर देगा। कि जो ये सैटेलाइट जो है, इतने सारे सैटेलाइट अगर पृथ्वी की कक्षा में हो जाएंगे तो ये क्या होगा, ये आसमान ये पृथ्वी से रात के समय अवलोकन को बर्बाद कर देगा। हम रात के समय यदि तारों का अवलोकन करेंगे, अन्य ग्रहों का अवलोकन करेंगे तो ये बर्बाद कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ गहरे आसमान की सुरक्षा के लिए एक नया केंद्र बना रहा है। ठीक, ये पूरा हिंदी अनुवाद मैंने कर दिया, अलग से लिखा भी है मैंने। ठीक, आगे बढ़े। अब 98 नंबर का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा। इस पैसेज के माध्यम से हमें उत्तर देना है। पढ़े। How did SpaceX try to save the satellites from destruction? जो SpaceX है उसने अपने उपग्रहों को, सैटेलाइट को विनाश से बचाने के लिए क्या किया? क्या किया विनाश से बचाने के लिए? ऑप्शन ए, दे स्विच्ड ऑफ द पावर सप्लाई, उन्होंने बिजली की आपूर्ति बंद कर दी। ऑप्शन बी, दे टुक हेल्प फ्रॉम नासा, उन्होंने नासा से मदद ली। ऑप्शन सी, दे यूज्ड लेजर रेज टू डिफ्लेक्ट द स्टॉर्म, उन्होंने तूफान को हटाने के लिए लेजर किरणों, लेजर ये रेज मतलब लेजर किरणों का उपयोग किया। या ऑप्शन डी, दे ट्राइड टू मूव द सैटेलाइट इनटू हायर ऑर्बिट, वो अपने उपग्रह को उच्च कक्षा में ले जाने का प्रयास कर रहे थे ताकि सोलर स्टॉर्म का प्रभाव ना पड़े। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यही सही है, ऑप्शन नंबर डी के दे ट्राइड टू मूव द सैटेलाइट इनटू हायर ऑर्बिट, वो हायर ऑर्बिट में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर आगे, अच्छा इतने बड़े बड़े सैटेलाइट है 260 किलो के, अगर ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये गिरते समय क्या है, इनमें आग लग जाती, घर्षण से, धूल के कणों से, हवा से। तो जैसे जैसे आग लग जाती तो ये अपने आप में खत्म हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग सामान हो जाता है इनका, और कहीं कहीं गिरते हैं, कहीं कहीं नुकसान भी होता है, लेकिन आमतौर पर इनको गिराया ऐसी जगह जाता है जैसे प्रशांत महासागर है, या इनमें गिराया जाता है। आपको पता ही होगा कि पृथ्वी के 70% भाग पर पानी है, तो पानी में ही गिराया जाता है। ठीक, आगे 99 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट्स? व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सैटेलाइट, या सैटेलाइट के विनाश का कारण क्या है? सैटेलाइट के डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश का कारण क्या है? ऑप्शन ए, टाइफून है, या ऑप्शन बी साइक्लोन है, ऑप्शन सी सुनामी है, या ऑप्शन डी सोलर स्टॉर्म है। तो अभी हमने देखा कि किस कारण सैटेलाइट बर्बाद हुए, तो सौर तूफान के कारण हुए। सोलर स्टॉर्म मतलब सौर तूफान, सौर तूफान के कारण बर्बाद हुए। इसके बाद है 100 नंबर का प्रश्न। देखिए, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द पैसेज, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो इस पैसेज यानी कि गद्यांश से निकाला जा सकता है? क्या निकाला जा सकता है? तो ऑप्शन ए, स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस, स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदान कर। ये जो पैसेज है इसका सार क्या निकाला जा सकता है, या इससे क्या जानकारी मिल सकती है, वो हमें बताना है। तो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रदान करते हैं ना। द स्पेस इज लिमिटेड फॉर न्यू सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड, जो नए उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए अंतरिक्ष सीमित है, अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, असीमित है। ऑप्शन सी, स्टारलिंक सैटेलाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू टोंगा, स्टारलिंक उपग्रह जो है टोंगा को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार है, कि वो मदद कर रहा था, वहां सुनामी आई थी तो। ऑप्शन डी, एलोन मस्क वर्क्स फॉर डार्क स्काइसेस, एलोन मस्क डार्क स्काइज यानी कि सुदूर आसमान के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें एक ही बात पता चल रही है, ये सब तो गलत है, ये अनलिमिटेड है। स्टारलिंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एलोन मस्क किसके लिए काम कर रहे हैं? तो इंटरनेट सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं। डार्क स्काई के लिए कौन काम कर रहे हैं? तो एस्ट्रोनॉमर्स काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ, खगोलविद संघ काम कर रहा है।
तो क्या पता चलता है कि स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस। स्टारलिंक उपग्रह जो है इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं, ये पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। फिर अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट हियर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन द इन द पैसेज। 101 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा कथन यहाँ दिए गए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन द पैसेज, कौन सा कथन सही नहीं है अनुच्छेद के अनुसार, या कौन सा कथन यहाँ दिए गए अनुच्छेद के अनुसार, ये पैसेज के अनुसार सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, सही नहीं है हमें बताना, गलत वाला बताना। ऑप्शन ए, अमेजॉन इज प्लानिंग टू स्टार्ट लॉन्चिंग इट्स सैटेलाइट लेटर दिस ईयर। अमेजॉन इस साल के अंत में अपने उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। या ऑप्शन बी, टोंगा इज फॉर्मिंग अ न्यू सेंटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डार्क साइड। टोंगा फॉर्म कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इज फॉर्मिंग अ न्यू सेंटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डार्क। यही सही वाला गलत है, बी वाला। फिर अगला सी वाला, ये गलत वाला है। सी वाला, स्पेस एक्स इज ट्राइंग टू हेल्प रिस्टोर इंटरनेट सर्विस, सही बात है। और ये स्पेस एक्स जो है इंटरनेट सेवा बहाल करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है टोंगा की। लंदन बेस्ड वन वेव हैज इट्स ओन सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट। लंदन स्थित वन वेव के अपने इंटरनेट उपग्रह हैं। तो कौन सी बात गलत है, तो ये बी वाली बात गलत है कि टोंगा इज फॉर्मिंग अ न्यू सेंटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डार्क साइड, डार्क स्काइज। तो टोंगा नहीं कर रहा है, और इंटरनेशनल यूनियन की द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन फॉर्म कर रही है न्यू सेंटर डार्क स्काइज की प्रोटेक्शन के लिए। फिर 102 नंबर का प्रश्न दिख रहा होगा आपको, बड़ा वाला क्वेश्चन है। 102 नंबर का प्रश्न पढ़े। Astronomers are distressed that these mega constellation will ruin nightmare observation from Earth. Which of the following is opposite in meaning to the word distressed? जो है एस्ट्रोनॉमर, जो खगोल शास्त्री है, वो व्यथित है कि ये विशाल तारा मंडल पृथ्वी से रात में की जाने वाली उनकी खगोल गतिविधियों को बर्बाद कर देंगे। मेगा कॉन्स्टलेशन जो है ये विशाल तारामंडल यानी कि विशाल सैटेलाइट का जो समूह है, वो उनकी जो रात में जो की जाने वाली उनकी खगोलीय गतिविधियां हैं, एस्ट्रो नाइट टाइम में जो ऑब्जर्वेशन है उसको बर्बाद कर देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो डिस्ट्रेस्ड यानी कि व्यथित, व्यवधान, व्यथित, व्यवधान, व्यथित है। व्यथित है मतलब सोच विचार में है कि यार ये ऐसा इतने सारी सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे तो रात में ऑब्जर्वेशन में परेशानी आएगी। तो अपोजिट वर्ड ढूंढना है, अपोजिट मतलब विलोम शब्द ढूंढना है व्यथित का। चिंतित, चिंतित भी बोल सकते हैं इसको, चिंतित है, व्यथित है, परेशान है। तो विलोम शब्द ढूंढना है हमें इसका, व्यथित का, डिस्ट्रेस्ड का। तो ऑप्शन है इलेवेशन। इलेवेशन क्या होता है, ऊंचाई। ऑप्शन बी है अफ्लिक्टेड। अफ्लिक्टेड मतलब है पीड़ित है, पीड़ित है। ऑप्शन सी है कंफर्टेड यानी कि कंफर्ट मतलब आराम में है या आश्वासन में है या आराम में है। ऑप्शन डी डिस्ट्रॉयड यानी कि व्याकुल है। तो देखो व्यथित है, पीड़ित है, व्याकुल है, ये सब तो चिंतित के समकक्ष दिखाई दे रहे, लेकिन क्या समकक्ष नहीं दिखाई दे, कंफर्ट है, कंफर्ट है, कंफर्टेड है यानी कि आराम में है। तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यथित का चिंता का आराम में।
चिंता है, व्यथित है, तो आराम में है, ये उल्टा हो जाएगा। तो कंफर्टेड आश्वासन या आराम में, कंफर्ट लेके बैठे हैं, कंफर्टेबल है, सोए हैं। कंफर्टेबल है मतलब अच्छे से है, तो डिस्ट्रेस्ड मतलब चिंतित है, और कंफर्टेबल मतलब कंफर्ट मतलब अच्छे से है, आराम से है। तो ये आराम अपोजिट वर्ड हो जाएगा। फिर अगला 103 नंबर का प्रश्न है, देखो बड़े बड़े प्रश्न है ये। 103 नंबर का प्रश्न पढ़े कि प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस टू रिमोट corners of the world, which of the following is nearest in meaning of the word provide in the given line। मतलब दुनिया के सुदूर कोनों में इंटरनेट सेवा प्रदान करना। प्रोवाइडिंग मतलब क्या है? प्रदान करना, प्रदान करना, प्रोवाइड करना मतलब प्रदान करना। तो which of the following is nearest in meaning of the word provide। प्रदान करना के नियरेस्ट मीनिंग देखना है हमें, समानार्थक शब्द देखना है, मतलब क्या देखना है? पर्यायवाची शब्द देखना है। क्या देखना है? नियरेस्ट मीनिंग मतलब पर्यायवाची। ऑप्शन ए है कॉन्सील मतलब छुपाना। ऑप्शन बी है कंज्यूम मतलब उपभोग करना। कंज्यूमर सुना होगा नहीं हमने, उपभोक्ता, तो कंज्यूम मतलब उपभोग करना। ऑप्शन सी है कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान करना। ऑप्शन डी है डिप्लीट यानी कि समाप्त करना। तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा प्रदान करना का? छुपाना के उपभोग करना। उपभोग करना मतलब खत्म कर देना खा खा के, या उपभोग करना या उपयोग करना, यूज करना। प्रोवाइड का मतलब डिप्लीट मतलब समाप्त कर देना, कि प्रोवाइड प्रोवाइड किया मतलब जैसे 15 अगस्त के दिन सरपंच साहब ने लड्डू प्रोवाइड करवाए, लड्डू कंट्रीब्यूट करवाए, योगदान किया। कंट्रीब्यूशन क्या रहा उनका कि उन्होंने लड्डू प्रोवाइड करवाए, लड्डू दिए, लड्डू प्रदान किए, कंट्रीब्यूशन है एक तरह का। तो क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन इसका सही जवाब हो जाएगा, कंट्रीब्यूट ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इतना कोई कठिन भी नहीं है इंग्लिश, पर यह है कि आपको पढ़कर समझना आना चाहिए, वही हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए। देखिए अब अगला प्रश्न 104 नंबर का, बट द एटमॉस्फेरिक पुल वाज टू ग्रेट which part of speech is the word to in the given line of the passage। लेकिन वायुमंडलीय खिंचाव बहुत अधिक था। टू मतलब बहुत, बहुत, बहुत ज्यादा, बहुत, बहुत अधिक था। इसका हिंदी लिख देता हूं, लेकिन, लेकिन वायुमंडलीय खिंचाव, वायुमंडलीय खिंचाव बहुत अधिक था। तो ये बहुत शब्द जो है ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का है? ये ऑप्शन ए प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अवयव है, संबंध बोधक अवयव है, संबंध बता रहा है कि बहुत अधिक था। या ऑप्शन बी कंजक्शन है यानी कि समुच्चय बोधक अवयव है, समुच्चय बोधक अवयव है। या ऑप्शन सी एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है। या ऑप्शन डी क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या कि बहुत अधिक था, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। तो लेकिन वायुमंडलीय खिंचाव जो है वो कैसा था? तो बहुत अधिक था। अधिक तो था, अधिक तो था, अधिक क्या हो जाती? विशेषता। लेकिन अधिक की भी विशेषता बता रहा है। अधिक क्या है? विशेषण। अधिक क्या है यहाँ? विशेषण। तो विशेषण की भी जो विशेषता बताए
क्या अधिक तो था, लेकिन बहुत अधिक था। तो ये अधिक की भी विशेषता जो बता रहा है वो है क्रिया विशेषण। क्या है वो? क्रिया विशेषण। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपने हिंदी तो ढंग से पढ़ी होगी, तो हिंदी के जो ये अवयव वगैरह, क्रिया विशेषण वगैरह ये सब पढ़े होंगे, तो ये आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 90% में सही जवाब आ जाएगा। 99 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 90% में आ जाए। 10% में इधर उधर इंग्लिश में हो जाता है, लेकिन इतनी कोई कठिन उस लेवल की इंग्लिश भी नहीं आएगी, तो आपका 90% में काम चल जाएगा। ठीक है, तो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। ठीक, ये मैं एक एक हिंदी करके इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे को पता है कि आपने इंग्लिश अभी तक नहीं पढ़ी, आपने संस्कृत पढ़ी है, तो संस्कृत आपको याद है, लेकिन हिंदी हिंदी भी आपने पढ़ी, हिंदी भी आपको याद, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ी। तो हिंदी के तो ये पढ़े आपने, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। बस वही वही अप्लाई कर दो हिंदी, इसका वो करके मीनिंग हिंदी ट्रांसलेशन करके आप अप्लाई कर दो। 90% में तो आंसर सही आएगा। ठीक, और वैसे भी हम हिंदी में समझते, हिंदी में सोचते हैं, तो हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा हमें। आगे 105 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये। देखिए 105 नंबर का प्रश्न जूम करके देख लेना। तो इसका तो 104 का तो सही जवाब सी हो गया, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। अब 105 नंबर पे आते हैं। सच जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आर कॉज्ड बाय इंटेंस सोलर एक्टिविटी लाइक फ्लेयर्स। व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड लाइक इन द गिवन लाइन ऑफ द पैसेज। कि जो भूचुंबकीय तूफान, ऐसे भूचुंबकीय तूफान तीव्र सौर गतिविधि जैसे फ्लेयर्स के कारण होते हैं। तो लाइक का मतलब क्या है? जैसे। क्या है? जैसे। तो मैं हिंदी लिख देता हूँ इसका, इस लाइन का अभी हम करेंगे। तो सच, ऐसे भूचुंबकीय तूफान, ऐसे भूचुंबकीय तूफान, भूचुंबकीय तूफान तीव्र सौर गतिविधि जैसे, ये जैसे, ये वाला जैसे, जैसे प्रज्वाल, प्रज्वाल का मतलब है ये फ्लेयर्स, फ्लेयर्स के कारण होते हैं, के कारण होते हैं। ये पूरा वाक्य हो गया। तो ये जो जैसे है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हमें बताना? ऑप्शन ए है एडवर्ब है, यानी कि क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन बता रहा है, संबंध बोधक है, संबंध बोधक अवयव है। या ऑप्शन सी एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषता बता रहा है, विशेषण है। या ऑप्शन डी कंजक्शन है, यानी कि समुच्चय बांध रहा है, समुच्चय बोधक अवयव है। अब देखो, ऐसे भूचुंबकीय तूफान तीव्र सौर गतिविधि जैसे प्रज्वाल फ्लेयर्स के कारण होते हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये फ्लेयर्स का और सौर तूफान का संबंध बता रहा है कि ये सौर तूफान जो है, इसके कारण क्या आते हैं? कारण क्या है? इसके कारण प्रज्वाल फ्लेयर्स आते हैं। क्या आते हैं? फ्लेयर्स आते हैं। तो फ्लेयर्स बनने का कारण क्या है? तो भूचुंबकीय तूफान है। तो ये भूचुंबकीय तूफान से, ये फ्लेयर्स का भूचुंबकीय तूफान से संबंध बता रहा है कि भूचुंबकीय तूफान के कारण ये फ्लेयर्स आते हैं। तो कारण बता रहा है, वो संबंध बता रहा है कि भूचुंबकीय तूफान आते हैं तो इसके कारण ही फ्लेयर्स उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। तो क्या आएगा इसका? प्रीपोजिशन है, पोजीशन बता रहा है कि भूचुंबकीय तूफान के कारण ये फ्लेयर्स आते हैं। तो लाइक वाइक जैसे शब्द है ना, ये प्रीपोजिशन होते। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि प्रीपोजिशन है। ठीक, आगे 106 नंबर का प्रश्न। स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट।
अभी ये पेडागोजी संबंधित प्रश्न आ गया कि भाषा शिक्षण में एक रणनीति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? ऑप्शन ए एंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज, शिक्षार्थियों को भाषा के साथ जोड़ना। या ऑप्शन बी लर्निंग टू रिटेल द स्टोरी, कहानी को दोबारा कहना सीखना। या ऑप्शन सी टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों की स्मृति का परीक्षण करना कि बच्चे ने कितना याद रखा। ऑप्शन डी लर्निंग द मोरल्स, नैतिक शिक्षा सिखाना। तो जो स्टोरी टेलिंग है वो क्या, एंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, स्टोरी जो है वो क्या करती है, वो एंगेज रखती है, सीखने वाले को क्या रखती है, एंगेजिंग रखती है, शिक्षार्थियों को भाषा के साथ जोड़ने में मदद करती है। कौन? तो कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग यही सिखाती है। ठीक, अब आगे बढ़े। आगे है 107 नंबर का प्रश्न। ये फिर अटक गया। हाँ, 107 नंबर का देखिए, पिछले का था ए और अब है 107 नंबर का। हाउ कैन साइट वर्ड्स पिछले वीडियो में भी हमने पढ़े थे। पिछले वीडियो में भी क्या किया था, साइट वर्ड्स आए थे। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं और मैं लिंक डाल दूंगा। तो ये जो साइट वर्ड है ये डेवलप्ड कैसे हुए, दृष्टि शब्द साइट वर्ड कैसे विकसित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है बाय यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, सार्थक संदर्भों में शब्दों का उपयोग करके। या ऑप्शन बी बाय टीचर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, ये शिक्षकों द्वारा पाठ्य पुस्तक से। या ऑप्शन सी बाय नोइंग मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड, कठिन शब्दों का अर्थ जानकर। या ऑप्शन डी बाय सीइंग देम ऑन साइट, उन्हें देखते ही पहचान लेते। तो क्या है, साइट वर्ड मतलब जो संदर्भ में, सार्थक संदर्भ में शब्दों का जो प्रयोग करे वही साइट वर्ड कहलाते हैं। साइट वर्ड क्या कहलाता, संदर्भ के अनुसार शब्दों का चयन साइट वर्ड कहलाता है। जैसे भगवान को जल चढ़ाना, ये जल चढ़ाना है, जल शब्द हमने यूज किया तो ये क्या है, साइट वर्ड है। और पानी पीना, घर पर पानी पीना, तो पानी और जल दोनों एक ही शब्द है, पर्यायवाची है, लेकिन हमने कौन सा यूज किया, घर पे पानी पीने के लिए पानी, और भगवान को जल चढ़ाने के लिए हमने यूं क्यों नहीं बोला कि पानी चढ़ाना, जल चढ़ाना ऐसा बोला। तो ये जल चढ़ाना और पानी पीना ये क्या है, साइट वर्ड है, के संदर्भ के अनुसार हम शब्दों का चयन करें। आगे 108 नंबर का प्रश्न है, फटाफट पढ़ लेते हैं। व्हाट डज द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सजेस्ट, सीखने की प्रतिक्रिया में प्राकृतिक क्रम से क्या पता चलता है। ऑप्शन ए चिल्ड्रन आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक व्हेन नॉट इन स्कूल, बच्चों में स्कूल में ना होने पर बोलने की सीखने की गति धीमी होती है। ऑप्शन बी चिल्ड्रन एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर अर्लियर देन अदर्स, बच्चे कुछ भाषा संरचनाओं को दूसरों की तुलना में जल्दी सीखते हैं। ऑप्शन सी चिल्ड्रन आर एबल टू स्पीक फर्स्ट देन लिसन, बच्चे पहले बोलने में सक्षम होते हैं फिर सुनते हैं, ऐसा है क्या। या ऑप्शन डी ऑल द गिवन ऑप्शन, सभी ऑप्शन सही है। तो सही जवाब है कि चिल्ड्रन एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर अर्लियर देन अदर्स, बच्चे क्या है जल्दी सीखते हैं, एक्वायर करते बच्चे कुछ भाषा संरचनाओं को दूसरों की तुलना में जल्दी एक्वायर करते हैं, जल्दी सीखते हैं। 109 नंबर का प्रश्न है, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन मदर टंग, कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना क्यों रिकमेंड किया जाता है। तो ऑप्शन ए है इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रिहेंड, यह बच्चों को समझने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन बी इट क्रिएट्स अ नेचुरल एनवायरनमेंट, यह एक प्राकृतिक वातावरण बनाता है। ऑप्शन सी इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज, यह क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देता है। या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, सभी ऑप्शन सही है।
तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि ये बच्चों को समझने में मदद करता है। इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रिहेंड, बच्चों को समझने में मदद करता है। उनकी जो मदर टंग मातृभाषा में अगर शिक्षक पढ़ाएगा, प्राथमिक शिक्षक पढ़ाएगा, तो बच्चा जल्दी सीखेगा, जल्दी समझेगा, है ना। तो समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब डायरेक्शन दिए, पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं कि फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस which can make the given sentence grammatically and contextually correct। तो इसका है कि निर्देश दिया है कि दिए गए रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प ढूंढे जो दिए गए वाक्य को व्याकरणिक रूप से, ग्रामेटिक रूप से और प्रासंगिक रूप से सही बना सके। ठीक, अब ये हमारे प्रश्न है। कौन सा है? 110 नंबर का। ठीक, ये 110 नंबर का प्रश्न है। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। लिखा है ही हैज अ गुड जॉब, he has a good job and dash he never seems to have any money। हिंदी कर देता हूं मैं कि वह एक अच्छी अच्छी नौकरी करता है, वह एक अच्छी नौकरी करता है और डैश he never seems to have any money, उसके पास कभी पैसे नहीं दिखते, कभी पैसे नहीं होते या नहीं दिखते। वो एक अच्छी नौकरी करता है और उसके पास डैश, उसके पास कभी पैसे नहीं दिखते। तो ही हैज अ गुड जॉब एंड सो ही नेवर सीम हैव एनी मनी। सो का मतलब इसलिए, मतलब अच्छी जॉब करता है इसलिए उसके पास पैसे नहीं दिखते। तो फ्रॉम का मतलब है से, येट का मतलब है फिर भी, और बाय का मतलब है द्वारा। तो ही हैज अ गुड जॉब एंड सो ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी, इसलिए उसके पास वह एक अच्छी नौकरी करता है और इसलिए उसके पास कभी पैसे नहीं दिखते। या ही हैज अ गुड जॉब एंड फ्रॉम ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी, वह एक अच्छी नौकरी करता है और से उसके पास कभी पैसे नहीं दिखते। ही हैज अ गुड जॉब एंड येट ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी, वह एक अच्छी नौकरी करता है और फिर भी उसके पास कभी पैसे नहीं दिखते। या he has a good job and by he never seems to have any money, वह एक अच्छी नौकरी करता है और द्वारा उसके कभी पैसे नहीं दिखते। तो कौन सा सही लग रहा है? फिर भी वाला, कि अच्छी नौकरी करता है फिर भी उसके पास पैसे नहीं दिखते। तो yet सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि yet वह फिर भी वह एक अच्छी नौकरी करता है फिर भी उसके पास पैसे नहीं दिखते। ठीक, 111 नंबर का भी सेम है कि अप्रोप्रिएट ढूंढो, व्याकरण के अनुसार आप अच्छा सही वाला ढूंढो। ठीक, डायरेक्शन भी है। तो ये 111 नंबर का है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक, दिए गए रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प खोजें और दिए गए वाक्य को व्याकरण और संदर्भ के हिसाब से सही वाक्य सही बना सके। ठीक, डिड यू रीड दिस आर्टिकल डैश फोर्ब्स मैगजीन एंड डैश द सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक। तो हिंदी लिख देता हूं मैं इसका। हिंदी पहले बता दे, डिड यू रीड दिस आर्टिकल, क्या आपने यह लेख पढ़ा, क्या आपने यह लेख पढ़ा, डैश फोर्ब्स पत्रिका एंड और डैश द सोशल नेटवर्किंग साइट, और सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर। क्या आपने यह आर्टिकल पढ़ा फोर्ब्स मैगजीन और डैश सोशल नेटवर्किंग साइट पर। तो मैं लिख देता हूं, क्या आपने यह लेख पढ़ा, ये पढ़ा आखिरी में आता है हिंदी में,
लेख पढ़ा, रिक्त स्थान फोर्ब्स मैगजीन या पत्रिका, और रिक्त स्थान सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर। सही क्या होता है? क्या आपने यह लेख रिक्त स्थान फोर्ब्स मैगजीन और रिक्त स्थान सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर पढ़ा, ऐसा आता, लेकिन हमने पढ़ा पहले लिख दिया क्योंकि अनुवाद किया ना आपने। तो एक एक रख के देखते हैं। ऑन टू का है पर और को, इन टू का है में और को, इन ऑन का है में और पर, ऑन का है पर। Did you read this article on Forbes magazine and to the social networking site Facebook? क्या आपने यह लेख पर फोर्ब्स में लेख पढ़ा, फोर्ब्स मैगजीन और को सोशल मीडिया, या डिड यू रीड दिस आर्टिकल इन फोर्ब्स मैगजीन एंड टू सोशल नेटवर्किंग साइट? क्या आपने लेख पढ़ा फोर्ब्स मैगजीन में और सोशल नेटवर्किंग साइट पर को, या डिड यू रीड दिस आर्टिकल इन फोर्ब्स मैगजीन एंड ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट? क्या आपने लेख पढ़ा, लेख फोर्ब्स मैगजीन में और सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर पढ़ा, या डिड यू रीड दिस आर्टिकल ऑन फोर्ब्स मैगजीन एंड ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक? क्या यह आपने लेख फोर्ब्स मैगजीन पर और सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पढ़ा? तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि क्या आपने लेख फोर्ब्स मैगजीन में पढ़ा, में और सोशल मीडिया साइट फेसबुक साइट सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर पढ़ा, ये हो जाएगा। तो डिड यू रीड दिस आर्टिकल इन फोर्ब्स मैगजीन एंड ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जमा कर लिखना है आप। 112 नंबर का प्रश्न है, फाइंड द मोस्ट एक मिनट फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द गिवन ब्लैंक स्पेस। वो वही वाला के दिशा निर्देश दिए गए रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प खोजे। तो प्रश्न है, द वेदर वाज डैश शी कुडंट गो आउट। मौसम था रिक्त स्थान या मौसम रिक्त स्थान था, शी कुडंट गो आउट, वह बाहर नहीं जा सकी। तो मौसम रिक्त स्थान था, वह बाहर नहीं जा सकी। ऑप्शन ए, मौसम सीरियस यानी कि गंभीर था। ऑप्शन बी, मौसम स्लो यानी कि धीमा था। ऑप्शन सी, मौसम टेरिबल यानी कि भयानक था। या ऑप्शन डी, मौसम स्लाइट यानी कि हल्का था। तो सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया आपको। मौसम कैसा, सीरियस था कि टेरिबल था? मौसम भयानक था। कैसा था? मौसम भयानक था। सीरियस कहाँ लिखेंगे कि कोई वो बीमार हो? सीरियस है, बीमार है। मौसम भयानक था इसलिए वह बाहर नहीं जा सकी। मौसम क्या था? टेरिबल। द वेदर वाज टेरिबल, शी कुडंट गो आउट। फिर आगे 113 नंबर का प्रश्न भी वही है कि एप्रोप्रिएट ग्रामर आप इसमें लिखे। ठीक, पढ़े। ही एडवांस्ड डैश एंड नॉक्ड ऑन द डोर। ही एडवांस्ड मतलब
वह आगे बढ़ा, वह आगे बढ़ा। रिक्त स्थान, और नॉक द डोर, दरवाजा खटखटाया, खटखटाया। आगे बढ़ा, रिक्त स्थान, दरवाजा खटखटाया। ऑप्शन ए सेफ, ऑप्शन बी सिक्योर, ऑप्शन सी बोल्डली, या ऑप्शन डी एवर, हमेशा। सेफ मतलब सेफ, महफूज, सिक्योर मतलब महफूज, एवर मतलब हमेशा, बोल्डली मतलब खतरनाक तरीके से या तेजी से, खतरनाक तरीके से। वो आगे बढ़ा और बोल्डली खतरनाक तरीके से या तेजी से दरवाजा खटखटाया। जोर से दरवाजा, बोल्डली मतलब जोर से आगे बढ़ा और जोर से दरवाजा खटखटाया। तो क्या हो जाएगा सही? तो बोल्डली सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी वही डिक्टेशन है, सही वाला चूज करना है। डैश अनीता डैश रितु लाइक्स बैडमिंटन, दे लाइक क्रिकेट। तो रिक्त स्थान है अनीता, रिक्त स्थान रितु को बैडमिंटन पसंद है, बैडमिंटन पसंद है। दे लाइक क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट पसंद है। तो क्या आ जाएगा यहाँ? ऑप्शन ए बोथ अनीता एंड बोथ अनीता या एंड रितु लाइक बैडमिंटन, मतलब बोथ मतलब दोनों, और एंड मतलब और। ऑप्शन बी नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली मतलब न केवल, न केवल, और बट ऑल्सो का मतलब है बल्कि, और सी है नेदर नॉट, न तो, अरे न तो, नेदर का मतलब न तो, नॉट मतलब नहीं, न ही, और डी वाला है एदर मतलब या तो, या और मतलब या। तो दे लाइक क्रिकेट या दे ऑल्सो लाइक क्रिकेट होता तो उन्हें क्रिकेट भी पसंद है, लेकिन उन्हें केवल क्रिकेट पसंद है और बैडमिंटन नहीं पसंद है। बोथ अनीता एंड रितु लाइक्स बैडमिंटन, दे ऑल्सो लाइक क्रिकेट आता तो ये वाला ऑप्शन ए वाला सही हो जाता, लेकिन ये गलत है। फिर बी वाला है, बी वाला है नॉट ओनली अनीता बट ऑल्सो रितु लाइक बैडमिंटन, मतलब न केवल अनीता को बल्कि रितु को भी बैडमिंटन पसंद है, और दे ऑल्सो लाइक क्रिकेट ऑल्सो आता तो ये वाला भी सही हो जाता, लेकिन ये भी नहीं। नेदर अनीता, न तो अनीता, और न तो अनीता, न ही नॉट रितु लाइक्स बैडमिंटन, न ही रितु को बैडमिंटन पसंद है, उन्हें क्रिकेट पसंद है। ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और अदर या तो अनीता या रितु लाइक्स बैडमिंटन, या तो अनीता को या रितु को बैडमिंटन पसंद है और उन्हें क्रिकेट भी पसंद है। तो ये वाला भी नहीं होगा, सही वाला होगा ये कि नेदर अनीता नॉट रितु लाइक्स बैडमिंटन, दे लाइक क्रिकेट। ना तो अनीता को और ना ही रितु को बैडमिंटन पसंद है, उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ओरल इनपुट इन लर्निंग। ये वाला प्रश्न जो है ये काय का है? तो ये पेडागोजी से संबंधित है। सीखने में ओरल इनपुट यानी कि मुख्य श्रवण इनपुट, सुनने वाला इनपुट निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए हैंड है, ऑप्शन बी माउथ है, हैंड मतलब हाथ है, माउथ मतलब मुंह है, सी मतलब ईयर है, सुनने हम कान से सुनते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं।
तो हम मुख्य श्रवण, मेन ओरल इनपुट क्या है, हम मुख्य श्रवण इनपुट क्या होगा हमारा, कान से सुनते, काय से सुनते, तो कान से ईयर हो जाएगा। फिर अगला 116 नंबर का प्रश्न, लिसनिंग एनी लैंग्वेज रिक्वायर्स डैश ऑफ द लर्नर। किसी भी भाषा में सुनना सीखने के लिए, एनी लैंग्वेज रिक्वायर्स, किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या सीखने के लिए क्या आवश्यकता होती, या रिक्त स्थान आवश्यकता होती। ऑप्शन एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय जुड़ाव आवश्यक है। ऑप्शन बी पैसिव एंगेजमेंट, निष्क्रिय जुड़ाव आवश्यक है। या ऑप्शन सी प्रोनाउंसिंग एंगेजमेंट, उच्चारण जुड़ाव आवश्यक है। या नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कोई भी भाषा सीखने के लिए क्या आवश्यक है, तो आप सही से सुने, सक्रिय जुड़ाव हो, एक्टिव एंगेजमेंट हो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक छात्र संबंधों को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन ए सोशल इंटरेस्ट, सामाजिक रुचि। ऑप्शन बी कल्चर, संस्कृति। ऑप्शन सी गोल्स यानी लक्ष्य। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, सभी दिए गए विकल्प, सभी विकल्प। तो क्या अफेक्ट कर सकता है, क्या प्रभावित कर सकता है टीचर स्टूडेंट के रिलेशन को, तो ये सभी, सामाजिक रुचि है, संस्कृति है, गोल है, लक्ष्य है, ये सभी प्रभावित कर सकते हैं। फिर अगला 118 नंबर का प्रश्न, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही उत्तर या सही स्टेटमेंट या सही कथन नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है ग्रामर हेल्प्स इन इनहेंसिंग लैंग्वेज एक्यूरेसी, व्याकरण भाषा की सटीकता को बढ़ाने में मदद करती है, सही बात है, तो गलत वाली बात ढूंढना है हमें। बी वाला है राइट यूजेज ऑफ ग्रामर अर्न्स रिस्पेक्ट फ्रॉम लिसनर्स, प्रभावी नेता बनने के लिए, ये प्रभावी लिसनर्स ग्रामर अर्न्स रिस्पेक्ट, या रिस्पेक्ट चाहने के लिए व्याकरणिक कौशल महत्वपूर्ण है। किसी से इज्जत पाने के लिए लोग आपको सुने, श्रोताओं से रिस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए, या श्रोता आपको सुने उसके लिए सही व्याकरण कौशल का या सही व्याकरण का सही उपयोग करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी भी सही। ऑप्शन सी ग्रामर स्किल्स आर इंपॉर्टेंट टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर, ये बी वाला राइट यूजेस ऑफ ग्रामर अर्न्स रिस्पेक्ट फ्रॉम लिसनर, व्याकरण का सही उपयोग सुनने वाले से सम्मान अर्जित करता है। ऑप्शन सी है ग्रामर स्किल्स आर इंपॉर्टेंट टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर, प्रभावी नेता बनने के लिए व्याकरणिक कौशल महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी है बाय लर्निंग ग्रामर अ लर्नर कैन मास्टर लैंग्वेज, व्याकरण सीखकर एक शिक्षार्थी भाषा में महारत हासिल कर लेता है। तो हमने भी व्याकरण सीख ली है इंग्लिश की, लेकिन हम अभी भी बोल नहीं पाते ढंग से, तो क्या हम मास्टर हो गए? मतलब व्याकरण सीखकर एक शिक्षार्थी भाषा में महारत हासिल करता सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो हमें गलत वाला ही चूज करना है, तो ये डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है। फिर 119 नंबर का प्रश्न, टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिए गए पाठ से उत्तरों का पता लगाना, ये क्या काय का उदाहरण है? एक उदाहरण है अफेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन का, यानी भावात्मक समझ का। ऑप्शन बी लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन का, शाब्दिक समझ का। या ऑप्शन सी इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंशन यानी कि व्याख्यात्मक समझ का। या ऑप्शन डी लिटरल कॉम्प्रिहेंशन यानी शाब्दिक समझ का। तो पढ़कर पढ़कर किसी उदाहरण से पढ़कर आंसर देना, ये क्या है? शाब्दिक समझ का है। काय का है? शाब्दिक समझ का एग्जाम्पल है। किसी पाठ से उत्तरों का पता लगाना क्या है? शाब्दिक, आपने शाब्दिक समझ होगी तभी तो आप
उत्तर का पता पढ़कर लगा पाओगे। फिर 120 नंबर का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, थोड़ा बड़ा भी है। देखिए, स्टूडेंट of class 7 are asked by their English teacher to write a note on character of Jody after reading the story. This is Jody phone from their English book. Which kind of reading is required by student in this situation? कक्षा 7 के छात्रों को उनकी अंग्रेजी की शिक्षिका द्वारा उनकी अंग्रेजी की किताब से कहानी दिस इज जॉडीज फोन पढ़ने के बाद जॉडी के चरित्र पर एक नोट लिखने के लिए कहा जाता है। इस स्थिति में छात्रों द्वारा किस प्रकार के पठन की आवश्यकता है? पहले उन्होंने पाठ पढ़ा दिया और उस पर आधारित बताया कि जॉडी के चरित्र पर, कैरेक्टर ऑफ जॉडी के चरित्र पर लेख लिखने को कहा, नोट लिखने को कहा। इस स्थिति में छात्रों द्वारा किस प्रकार के पठन की आवश्यकता है? तो ऑप्शन ए स्कैनिंग, या ऑप्शन बी स्कीमिंग, या ऑप्शन सी लाउड रीडिंग, या ऑप्शन डी एक्सटेंसिव रीडिंग। तो कैरेक्टर ढूंढना है, उसकी विशेषता है ढूंढनी है, कैरेक्टर ऑफ जॉडी के चरित्र पर एक नोट लिखना है। तो वो हम क्या करेंगे, तो फटफट पढ़ेंगे, स्कैनिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्कैनिंग। ये सब काहे के? तो पेडागोजी संबंधित प्रश्न है। स्कैनिंग करेंगे, स्कीमिंग अलग है, लाउड रीडिंग अलग, एक्सटेंसिव रीडिंग अलग। तो हमें उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, तो वो नोट लिखना है, तो फटाफट लिखा दे। ठीक है, ये 5 मार्च 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर था इंग्लिश का। 30 प्रश्न हमने किए। ये एमपीटेड वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 जो आने वाली है, 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, जो उसके लिए था ये। आपको बहुत हेल्प हुई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।